चलो अच्छा, देखो हम आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? हमने पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। हमने उस क्लास में ये कहा था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर आता है और किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। कंडीशन सेम वही है लेकिन थोड़ा अंतर है। जो गौर से समझेगा उसे आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखना यह है कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल के तो आती है, वहां पर क्या होता था, परावर्तक पृष्ठ रखा था, मतलब कि प्रकाश उस पृष्ठ को पार करके उस पार नहीं निकल पाता था। और यहां पर क्या है, प्रकाश की किरण उस माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। उसमें कर नहीं पाती थी, इसमें कर जाती है। अब बात समझना है क्या इसमें, जब प्रकाश एक माध्यम से चल के आती है और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से बदल जाती है कुछ, मतलब उसका रास्ता क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ रहे हो बात? जिस रास्ते से उसे जाना होता है उस रास्ते से वो न जाके कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। बात समझ रहे हो ना? अब हमने प्रकाश में गुण में ये देखा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो जहां से भी वो मुड़ जाता है उस मोड़ से फिर वो सीधा ही चलता है। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने ये कुछ डायग्राम बनाए हैं, कुछ फिगर बनाए हैं। ये हमारा मान लो ऊपर साइड कोई माध्यम है, ऊपर साइड मान लो ये हमारा माध्यम 1 है। क्या है? ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। कोई दिक्कत किसी को? ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अब देखो क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण, ये देखो ये जो आ रही है ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये जो हमारा यहां से इस जगह से, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इस जगह से यहां दूसरा माध्यम हो गया। इधर दूसरा माध्यम है, इस साइड के इधर, और इस साइड के इधर दूसरा माध्यम। समझो ना? इसी को मैंने कहा ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो प्रकाश की किरण यहां से आई और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करी है तो जरा देखो कि इसका रास्ता तो ये था ना, लेकिन ये अपने रास्ते से हट गई है, इधर आ गई है। समझ रहे हो बात को? कुछ हट गई कि नहीं हट गई? अच्छा, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ये इधर से आ रही है। ये माध्यम 1 है। क्या है ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो इस माध्यम से चल के आई है और इस तल से जब अंदर प्रवेश करी है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करी है, तो देखो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये गई ऐसे है, अपने रास्ते से हटी है। तो दोनों कंडीशनों में हमें क्या देखने को मिला कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल के आती है तो वह क्या होती है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, कुछ हट जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई दिक्कत? तो हम क्या कहेंगे, अब ये जो हमारा तल है, बात को समझिएगा, ये जो हमारा तल है इसी को हम कहते हैं अपवर्तक तल। क्या कहते हैं? अपवर्तक तल। समझ रहे हो? तो ये भी हमारा क्या है, अपवर्तक तल है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो जो प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या है, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो जा रही, प्रवेश कर रही है, यानी देखो दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो इसे कहते हैं, ये बदल रही है रास्ता, तो इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। किसी को कोई दिक्कत? तो इसमें भी वही बात है, ये आ रही है तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। कोई दिक्कत किसी को? अब समझो,
ये जो सीधे सीधे खड़ा है इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो इसका ये भी क्या है? अभिलंब। कोई दिक्कत? और ये जो बिंदु है जहां पे ये सब हैं, ये कहलाता है आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? ये क्या है? आपतन बिंदु। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर से समझिएगा, यानी कि आपतित किरण आ रही है, जब दूसरे माध्यम में एंट्री कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो अपने रास्ते से कुछ हट रही है, कुछ विचलित हो रही है। इसमें भी आपतित किरण आ रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही, तो अपने रास्ते से विचलित हो रही है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें इधर की ओर हो रही है और इसमें इधर की ओर हो रही है। ऐसा क्यों होता है? बात को समझिएगा। तो पहले आप प्रकाश के अपवर्तन की तो बात सुन लो ना, क्या है ना? तो क्या कहेंगे, इन दोनों कंडीशनों से हमें ये प्राप्त हुआ कि हमें ये लगा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से या अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती। नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? कंफर्म हो गई बात? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। समझ गए हो? यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? यहीं के यहीं याद होना चाहिए। क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती। कोई दिक्कत? नो ना? तो यार कौन सी बड़ी बात है प्रकाश का अपवर्तन? समझ आई बात की नहीं? कंफर्म हुई बात? अब देखो समस्या क्या है। हम इसमें देखते हैं कि ये इधर है, इसमें देखते हैं ये इधर है। अब गौर करिएगा क्यों ऐसा होता है, बात को समझना। यदि पहला माध्यम क्या है? यदि पहला माध्यम विरल है, क्या है? पहला माध्यम यदि क्या है? विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर आती है और सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? अंदर की ओर आई है कि नहीं आई है? तो और ये क्या है हमारा? ये जो सीधा खड़ा है लाल वाली लाइन से, अभिलंब है ना? तो क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर आती है और सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। नहीं समझ रहे हो? कंफर्म हुई बात? और अगर इसमें क्या है? इसमें इधर हो रहा है ना, तो अब बात को समझिएगा। मान लो ये क्या है? अगर मान लो ये हमारा ऊपर वाला माध्यम सघन है, कैसा है? सघन है, और नीचे विरल है। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। नहीं समझ आई बात? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब जरा देखो फिर एक बात। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं ये पूरी फिजिक्स जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके जीवन से रिलेटिव बता के पढ़ाऊंगा। समझे हो ना? अच्छा ये बताओ, तुम चित्रकूट राम मोहल्ला जाते हो? अरे यार, तो राम मोहल्ला जब अमावस्या के दिन जाते हो कितनी भीड़ होती है यार। होती है। तो यहां से तो तुम सीतापुर तक चौड़ियाते चले जाते हो, नहीं चले जाते हो? लेकिन जैसे वहां भीड़ होती जाती है
ऐसे सिकुड़ जाते हो कि नहीं सिकुड़ जाते? तो बात को समझो यार, यहां भी तो वही कंडीशन है, जब माध्यम विरल है मतलब खाली है मैदान, है ना? तो मैदान खाली है तो चौड़िया के नहीं आओगे, है ना? और यहाँ माध्यम क्या है? सघन है, वहां मुहल्लम भीड़ ज्यादा है, तो भाई इन चले परत है। क्या कहते हो? सही बात है। तो इसी तरह तो प्रकाश की किरण में हो जाता है, जब सघन में आती है तो सिकुड़ गए। क्या समझ रहे हो? इसमें क्या होता है? इसमें जहां मैदान पाइस तो फिर न चौड़िया लगी हो, है ना? तो ये मैदान पा गई इधर, भाई इधर सघन था और इधर आया तो विरल में आई है तो चौड़िया है ना जई मैदान पाइस। क्या कहते हो? अब एक बात और ध्यान देना, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं। एक बात क्या है कि जब माध्यम सघन होगा तो प्रकाश की जो चाल होगी वो कम होगी बाबू, समझ रहे हो ना? अरे जब तुम्हारी कम हो जाती है जहां सघन रहता है, कहे गाइसिन गाड़ी खाली रोड पर पाए तो 100 में भगवते अजय तो भीड़ भाड़ रही हो इधर 100 में भगई जोत जई है मोहब्बत, है ना? बात समझ रहे हो ना? या लड़ा दे तोड़ फाड़ दे, सही है ना यार? तो यही से प्रकाश की भी सघन माध्यम में चाल क्या होती है? धीमी होती है, और विरल माध्यम में तेज होती है। बात समझ गए हो ना? कंफर्म? तो यानी कि अब तो मुझे लगता है याद रहेगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कोई दिक्कत? सिंपल है ना यार? क्या दिक्कत है यार? तो फिर समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अपवर्तन की घटना बता देंगे। तो क्या है अपवर्तन? अपवर्तन को क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है? अब दूसरी बातें मैंने इन्हीं फिगरों में बताया कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए हो कि नहीं समझ गए? नो डाउट ना? तो फिर क्या दिक्कत है? अपवर्तन खत्म ना? अब देखो, अब हम बात करेंगे अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। क्या बात करेंगे? अपवर्तन से मैं यहीं बता दूंगा, मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं यहीं की यहीं याद होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ, मैं बात करूंगा अब अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत किसी को? जरा देखो अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन बनती है। अच्छा देखो, परावर्तन में पढ़े हो, ये हमारी क्या है? सबसे पहले नंबर पे ये रखी है, क्या है पहले नंबर पे? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। अब ये आपतित किरण क्या होती है, इसकी परिभाषा बोल जाओगे? अरे यार कुछ नहीं कहना, ये कहना है कि जो प्रकाश की किरण चलकर आती है, जो प्रकाश की किरण चलकर आती है वही ना आपतित किरण है यार। क्या दिक्कत है? जो प्रकाश की किरण चलकर आती है वही आपतित किरण है। समझ रहे हो ना? जो प्रकाश की किरण चलकर आती है वो आपतित किरण कहलाती है। बस, जो चलकर आती है वो आपतित किरण कहलाती है। क्या कहते हो? कंफर्म? तो जो प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है वो क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। अब दूसरी बात, अपवर्तित किरण। समझ रहे हो ना? अब ये अपवर्तित किरण क्या है? अरे यार, अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है ना? अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है वो अपवर्तित किरण है। अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में चली गई है तो वो क्या है? अपवर्तित किरण। अब ये ना कहोगे भाई यही प्रकाश की किरण आई है, यही आई यहाँ तक गए है, लेकिन यहां अपवर्तक पृष्ठ के पहले तक आपतित किरण है और अपवर्तक पृष्ठ के बाद
अपवर्तित किरण। नहीं समझ पा रहे होगा, कोई दिक्कत? यानी अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते, ये भी कह सकते हो, कुछ भी बोलो यार, तुम्हारी मर्जी। इधर वाली आपतित किरण है, इधर वाली अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तन के पहले की है और ये अपवर्तन के बाद की है। ये पहले माध्यम की प्रकाश किरण है, ये दूसरे माध्यम की प्रकाश किरण, आए एक है, समझ हो ना? तो पहले माध्यम की प्रकाश किरण जो आई है वो आपतित किरण है, दूसरे माध्यम की प्रकाश किरण जो दूसरे माध्यम में गई है वो अपवर्तित किरण है। बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना आपको, समझ रहे हो ना? अपवर्तित किरण कौन है? अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गई है वो अपवर्तित किरण है, समझ रहे हो? या वो अपवर्तित किरण कहलाती, कोई दिक्कत? तो अपवर्तित किरण हो गई। अच्छा, अब देखो तीसरे नंबर पे बात आती है आपतन बिंदु की। किसकी? आपतन बिंदु की, ठीक है। अब ये आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण अपवर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता। नहीं समझ पा रहे होगा? आपतित किरण अपवर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है वो बिंदु क्या कहलाता? नहीं समझ पा रहे हो? आपतित किरण अपवर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता। नहीं समझ रहे हो? कंफर्म हो गई बात? आपतित किरण अपवर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता। कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब जरा देखो, अब चौथी बात आती है अभिलंब की। किसकी? अभिलंब। अच्छा, एक रह गया अपवर्तक तल, बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर अभिलंब क्या है? कहेंगे अपवर्तक तल के ठीक लंबवत। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाए। लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाए, जानते हो, है ना? तो अपवर्तक तल के ठीक लंबवत आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा या होकर जाने वाला तल अभिलंब कहलाता है। नहीं समझ होगा? नहीं समझ पाए बात? हाँ, अपवर्तक तल के ठीक लंबवत, लंबवत तो है, अपवर्तक तल, ये अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल के ठीक, और कहां से होके जाने वाला? आपतन बिंदु से होकर जाने वाला तल या होकर जाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती। आपकी किताब में काल्पनिक रेखा लिखी है, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है ना? आपको रेखा बोल देना है। क्या कहेंगे? अपवर्तक तल के ठीक लंबवत आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब कौन क्या बचा हमारे पास? अपवर्तक तल बचा। पांचवें नंबर पे क्या बचा? अपवर्तक तल, ठीक है। अब जरा देखिएगा अपवर्तक तल क्या है। अपवर्तक तल को क्या कहेंगे? जिस तल से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है वो तल अपवर्तक तल कहलाता है। बस बात खत्म यार। क्या कहते हैं? जिस तल से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, घुमाव होता है, उसका मार्ग चेंज होता है, वही ना अपवर्तक तल है। क्या कहते हो? जिस तल से प्रकाश किरण का मार्ग चेंज होता है, रास्ता चेंज होता है, अपवर्तन होता है, वो तल ही अपवर्तक तल कहलाता है यार। नहीं समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत, चाहे जो बोलो, फिजिक्स से सब सही है यार, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण का जिस तल द्वारा अपवर्तन होता है वो तल अपवर्तक तल कहलाता है। समझ पा रहे हो बात कि नहीं? तो कल्लू सर जी की बातें समझ आई हैं? आई हैं तो यार कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना लो। अच्छा, अब कुछ बातें और देखना, कुछ बातें और हैं।
बातें क्या हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक यहां पर कोण बन रहा है, क्या आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण दिख रहा है, इसको हम आई कहते हैं। और देखो ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसे आर कहते हैं। इसमें भी वही बात, ये आई है और ये पूरा आर है। देखो परावर्तन में क्या था, आई और आर बराबर थे, लेकिन यहां पर हमें बराबर नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, छोटे बड़े हैं बाबू, छोटे बड़े हैं ना। चलो ठीक है, रहने दो यार, क्या करना है हमको, ठीक है। जब करना होगा तो इसको भी डिशुम करेंगे, क्या कहते हो, आ गया। तो क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, अगला अगला टारगेट कहां पे जाता है, 6वें नंबर पे आपतन कोण पर, ठीक है। 7वें नंबर पर क्या है, अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत, जरा देखो, अब आपतन कोण किसे कहते हैं, कुछ नहीं बोलना, यही कहना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या दिक्कत है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण क्या है, कुछ नहीं कहना, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, और इसे हम आर से, कोई दिक्कत, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी वही बात है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। समझ रहे हो ना बात को, किसी को कोई दिक्कत, हिंदी से तो नहीं लिखना पड़ेगा कि ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, हिंदी से तो नहीं लिखना पड़ेगा, आई आर समझते ही हो, कोई दिक्कत। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन है, इसमें ये आपतन ये अपवर्तन, बात समझ गए हो ना, किसी को कोई डाउट, तो परिभाषाएं आप समझ गए, और कोई परिभाषा बची है इसकी, नहीं बची, नहीं बची। अब बात समझो, सघन और विरल क्या है। अब बात आती है सघन माध्यम विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, बस इतना ही कहना है। जैसे अभी मैंने इन किरणों की बात करी है, तो मैंने क्या कहा है कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाए तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा सघन है। भाई अगर पहले माध्यम से चल के आ रही है, दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुक रही है, और झुकती कब है, जब सघन माध्यम में आती है। जब भीड़ भाड़ हुई तो वही नाम सिकुड़ के चलब, है ना, तो ये कब सिकुड़ेगी, जब सघन में आएगी। इसका मतलब कि अगर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए, तो इसका मतलब कि ये जो दूसरा माध्यम है ये पहले माध्यम की तुलना में सघन है। नहीं समझ रहे हो बात। और अगर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, अभिलंब से दूर हट जाए, तो इसका मतलब कि दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में विरल है। नहीं समझ पा रहे हो कंफर्म। अरे यार, जिस माध्यम में अणुओं की दूरी क्या होगी, पास पास होगी, वो माध्यम सघन कहलाता है। और जिनमें अणुओं की दूरी दूर दूर होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा, वो विरल माध्यम कहलाता है। केमिस्ट्री वाले सर जी ने आपको पढ़ाया है, क्या कहते हो, समझ जाओ ना। जो जिस पदार्थ में क्या होता है, जो अणु होते हैं, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना है। तो अगर अणुओं की उनके बीच की दूरी क्या है, पास पास है, तो वो पदार्थ सघन होता है। और अगर अणुओं की दूरी ज्यादा होती है तो वो पदार्थ विरल होता है। समझो ना। तो सेम वही कहानी इसमें भी है, समझो ना। अगर माध्यम के अणु जो है पास पास हैं, नजदीक हैं, तो सघन है, और अगर दूर दूर हैं तो वो विरल है। समझ रहे हो ना। लेकिन आपको यहाँ पर परिभाषा ऐसी केमिस्ट्री वाली नहीं देना, आपको ये कहना है कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाए तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा सघन होता है।
समझ रहे हो। और अगर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हट जाए तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में विरल होता है। समझ गए हो, सघन विरल समझ गए हो। कोई डाउट किसी को नहीं ना, तो फिर क्या पूछना है, जरा नोट कर लो इनकी बात। तो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, वो भी हमने जी भर के देखा नहीं है। अच्छा चलो देखो यार, एक बार और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। अच्छा, अपवर्तन का मेन कारण क्या है? नहीं पता? सुनो बेटा, अपवर्तन का मेन कारण क्या है? भाई अपवर्तन तो हो गया, लेकिन बाबू क्यों हो रहा है? ये अपवर्तन तो हो गया, लेकिन क्यों हो रहा है यार? जरा देखो। तो अब हम बात करेंगे अपवर्तन के कारण की। किसकी? अपवर्तन का कारण। अरे यार, कारण कुछ नहीं है, कारण यही है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। मतलब कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या कहते हो? यानी कि अगर रास्ता बदला, माध्यम बदला, तो चाल बदली। समझ रहे हो ना बात को? कंफर्म। अगर रास्ता बदला तो चाल आया। तुम्हारे साथ हैं तो बात है, तो आपकी क्लास की रोड अगर पाए हो तो साए साए जा रहे हो, चिकन खा ली। अब अगर गड़वा गुच्चू वाली मिली या भीड़ भाड़ वाली मिली तो तुम्हारा चाल धीमी न पड़ जाई। तो प्रकाशों के साथ यही होता है, यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। बात समझ गए हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो बस हो गया। सबसे बड़ा अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही है। समझ गए हो? अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। कोई दिक्कत? तो नोट कर लो यार फिर इतना। चलो इधर अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ और देख लो। ये बात हो गई अपवर्तन के कारण की। अगली बात करते हैं, अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लें। क्या देख लें? अपवर्तन होता है, ठीक है, होता है, हमने मान लिया। कारण हमने जान लिया क्यों होता है। अरे यार, तो हम काहे को पढ़ रहे हैं यार? हमारे खातिर कहे कौने काम का है? समझ रहे हो ना बात को? है ना? कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता है सत्य में, और फिर हमारे लिए उपयोगी क्या है, जरा ये भी देखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं अगली बात कि अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। अपवर्तन के उदाहरण। अब अपवर्तन के उदाहरण क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं पहले नंबर की आपसे सीधी सी बात करता हूं कि आपने घरों में अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक कांच की गिलास ले लें या बाल्टी ले लें, आपके बाल्टी में अगर पानी भरा है, किसमें पानी भरा है? पानी भरा है, और उस बाल्टी में अगर आप कलम डाल दें या पेंसिल डाल दें या कोई लकड़ी डाल दें, तो आप देखते हो टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा होता है क्या? अच्छा, मैं इधर चित्र बना के दिखा रहा हूं आपको, जरा देखिएगा। ऐसा जी काला करना शुरू करें। ऊपर से ज्यादा पानी दे। ठीक है, हो गया। ये आपकी गिलास है, है ना? बढ़िया बनी है। हाँ, तो ये आपकी गिलास है। मान लो आपकी गिलास में यहाँ तक पानी भरा है, मैं इस कलर से बना दूं क्या? हाँ, मान लो यहाँ पर ये पानी भरा, इतनी दूर तक पानी भरा है, नीचे तक, यहाँ नीचे तक। अब कहीं नीचे ना भरा रहेगा और कहाँ रहेगा? ये पानी भरा है, इस गिलास में भरा है। अब देखना, आप घर में अपने चेक करना कि अगर आप इस गिलास में इस पेंसिल को इस तरह डालेंगे
है ना। तो ये मान लो मैं डाल रहा हूं पेंसिल, समझ रहे हो, ये पेंसिल जब ऐसी डलती है यहां से, ये ठीक है। आप जरा इस पेंसिल को देखिए कि ये कुछ टेढ़ी दिख रही है क्या? जी सर। दिख रही है? ऐसे ही दिखती है आपकी पेंसिल। आप घर में जाके चेक करेंगे, ये पेंसिल ऐसी ही दिखती है, समझ रहे हो। अगर ये पानी ना होता तो ये पेंसिल आपकी बिल्कुल सीधे ऐसे दिखाई देती। मैं थोड़ा सा लाल लाल में बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इस तरह दिखाई देती, समझ पा रहे हो ना बात को? कैसे दिखाई देती? ये इस तरह बिल्कुल सीधी दिखाई देती। सर खड़े होकर पढ़ाइए तो ये ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? कंफर्म हो गई बात? अब जरा देखो तो ये पेंसिल हमें कैसी दिखाई दे रही है? टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो ये अपवर्तन का कारण है। ये अपवर्तन का क्या है? उदाहरण है। अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। देखो यहाँ ऊपर वायु थी, नीचे पानी था, चाल बदली, डिस्टर्ब हो गया। समझ रहे हो ना बात? तो ये क्या है? अपवर्तन का पहले नंबर का उदाहरण है। आप घरों में अपने देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? कंफर्म हो गई बात? यानी कि पहला उदाहरण क्या है कि किसी बीकर, पानी या बाल्टी या गिलास में डाली गई पेंसिल, सरिया, लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। समझ रहे हो ना? यानी कि किसी गिलास, बाल्टी, बीकर में कोई अगर लकड़ी, पेंसिल, पेन, कलम कुछ भी डाल दिया जाता है तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। ये अपवर्तन का उदाहरण है। समझ रहे हो ना? ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है जो टेढ़ा दिखाई देता है। अगर अपवर्तन ना होता या ना होता तो क्या होता? ये सीधी दिखाई देती, टेढ़ी ना दिखाई देती। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक बात आपने देखा होगा कि आपने किसी टैंक को बने हुए देखा है, स्विमिंग पूल देखे हो? सर बगल में बना। ठीक है, सर बगल में बना। ठीक है। जिसके घर में टंकी बनी हो, भी खुली हो टंकी, या बाल्टी में ही देख लेना। किस में देख लेना? बाल्टी, पानी, स्वच्छ पानी भरा हो आपके पास बाल्टी में। तो जब बाल्टी में देखोगे या टैंक में देखोगे या किसी तालाब में देखोगे या स्विमिंग पूल में देखोगे, तो जब आपको मतलब आप स्विमिंग पूल जाते हो तो आप उसकी बाट में यानी किनारे में खड़े होके देखते हो तो आपको लगता है कि यार गहीर कम है, लागत है, आराम से मैं पैर ले हूं, वो डाउन नहीं आए। लेकिन जब उसमें कूद जाते हो तो बुक बुक करने लगते हो। मतलब कि वो डूबने योग्य होता है, लेकिन बाहर से हमें देखने पर क्या लगता है कि हम नहीं डूब पाएंगे। अर्थात ये लगता है कि ये कम गहरा है। मतलब कि उसकी तली ऊपर दिखाई देती है। किसी तालाब, कुआं, टंकी, स्विमिंग पूल आदि का तल ऊपर दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता। समझ रहे हो बात? कंफर्म हो गई बात? किसी कुआं, तालाब, टैंक, स्विमिंग पूल आदि चीजों की का तल ऊपर दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत किसी को? स्विमिंग पूल, कुआं, तालाब, टैंक आदि का तल ऊपर दिखाई देना अपवर्तन का ही कारण होता है। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत किसी को? अब जरा देखो अगली बात। एक चीज हम देखते हैं, देखते क्या हैं कि जो सूरज होता है सवेरा होने से पहले हमको दिखाई देता है, शाम होने के बाद तक भी दिखाई देता है ना? तो आप क्या कहते हो कि शाम हो गई, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि सवेरा होने के पहले दिखाई दे जाता है, शाम होने के बाद भी दिखाई देता है। ये हम नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम उसी को तो शाम कहते हैं, है ना? तो शाम होने के बाद कहाँ दिखाई देगा? लेकिन मेरी बात को गौर करिएगा कि मैं इसको मिटा दूं क्या? सब मिटा दूं?
समझ रहे हो? पहले में मैंने क्या कहा, किसी पानी से भरे बीकर, बाल्टी, गिलास आदि में रखी छड़ी का टेढ़ी दिखाई देना। समझ रहे हो ना? किसी पानी से भरे बीकर, बाल्टी, गिलास आदि में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देना। ये छड़ी, पेंसिल, कुछ भी कह दो, छड़ी कहो, पेंसिल कहो, है ना, ये छक्का है। अगर हम इसके कायदे नहीं जानते हैं अगर, तो ये क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये तो कहेंगे। अगर लकड़ी अरे पेंसिल नालायक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, लकड़ी से तो बनी है, तो उसे छड़ी। ठीक है, चलो देखो यार, अब दूसरे की बात क्या करेंगे। ये ना बीकर क्या है? हाँ, बीकर, हम जब बीकर, अब ये लड़की जैसे पूछ रही बीकर क्या है, अरे बाबू बीकर हम उसे कहते हैं कांच की पतली शीशी टाइप की हो, लंबी लंबी, वो बीकर कहलाती है। क्या कहलाती है? नहीं समझ रहे हो? केमिस्ट्री लैब में देखे हो? अरे जाएंगे और बीकर कहलाती है। समझ रहे हो ना? अरे यार, कांच के गिलास कुल मिला के बीकर ही है, बस बात खत्म। समझ रहे हो ना? चलो चलो देखो, ये कंफर्म हो गई बात। अब दूसरी बात मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, तालाब, कुआं, है ना, स्विमिंग पूल कैसे लिखा जाएगा? स्विमिंग पूल, है ना, आदि के ऊपर दिखाई दे तो सर आदि का तलों का ऊपर दिखाई दे, ऊपर दिखाई देना। समझ रहे हो ना? ये भी किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। समझ रहे हो ना? अच्छा, अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी चीज, हाँ, जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, जी सर, कि परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय या सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, क्यों? अपवर्तन की बात है। समझ रहे हो ना? सूर्योदय और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, क्यों? या ऐसे कहता है कि क्षैतिज से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है, क्यों? समझ रहे हो ना बात को? कंफर्म? तो ये अपवर्तन के कारण दिखा रहे हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखिए बेटा, जरा गौर से देखिएगा। यानी कि तीसरा उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि सूर्योदय और, अब जब क्वेश्चन बनाएगा तो आगे लिख देगा क्यों। समझ रहे हो ना? तो ये क्यों? अपवर्तन के कारण, बस। समझ रहे हो? अच्छा, अब जरा मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है। अगर आपको ज्यादा नंबर का आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिनेशन देना पड़ेगा कि क्यों, है ना, तो उसके बारे में समझना पड़ेगा। जरा देखिए, देखो बेटा, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का क्षेत्र, हम यहां पर मान लो खड़े हैं, है ना, तो पृथ्वी का क्षैतिज अगर देखा जाए, अगर यहां पर खड़े हैं तो ये है हमारा, ठीक है। लेकिन जब सूर्य यहां रहता है क्षैतिज से नीचे है ना, अरे थोड़ा बहुत चलेगा यार, टेढ़ा है तो, नाला है, टेढ़ा है, समझ रहे हो ना? तो ये मान लो हमारा सूरज है, समझ रहे हो ना? ये हमारा क्या है? सूरज है। ये हमारी पृथ्वी है, हम यहां पर हैं। अगर वास्तविकता ये है, हमें ये नहीं दिखना चाहिए। नहीं समझ रहे हो बात? क्षैतिज से नीचे है ना, नीचे हो गया, नहीं दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमें दिखाई देता है। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बात को, हमारे धरातल के ऊपर वायु की बहुत सारी परतें हैं। वायु की क्या है? बहुत सारी परतें हैं। जरा मेरी बात को गौर करना, वायु की विभिन्न परतें हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जो वायु की गर्म परतें हैं वो ऊपर हैं, और जो ठंडी परतें हैं वो नीचे हैं।
समझ रहे हो ना। और अगर वायु जो ठंडी है वो माध्यम सघन है और जो गर्म है वो माध्यम विरल है। या क्योंकि इस चीज को तो हम प्रैक्टिकल करते हैं कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो विरल पड़ जाता है, तब है ना ऊपर उड़ता है। बात समझ रहे हो ना। तो ऊपर उड़ता मतलब हम गर्म करते हैं तो ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ने का मतलब ऊपर गर्म वायु है, और ऊपर गर्म वायु है का मतलब भाई आदमी केंघे का भागी जब वही सतावा जाई। हम वो के आगी लगाई थी तो केंघे का भागी जेंघे मैदान पाई। समझ रहे हो ना बात। अरे हम किसी को मारेंगे डांटेंगे या टाइट होंगे थोड़ा सा तो किधर को भागेगा, जिधर मैदान होगा यार दूरिया कह भागी जंगे जगह पाई, भीड़ भाड़ कह तो ही भागी। समझ रहे हो ना बात को। तो वो किधर भागता है अगर हम किसी को जलाते ऊपर की ओर, इसका मतलब ऊपर माध्यम क्या है, विरल है, और नीचे जैसे जैसे नीचे आता है सघन है। बात को गौर करिएगा। तो वायु की जो विभिन्न परतें हैं वो ऊपर विरल परतें हैं और नीचे धीरे धीरे सघन है कि नहीं, धीरे धीरे। बहुत सारी परतें हैं ना वायु की, नहीं समझ पा रहे हो बात। तो वायु की जो बहुत सारी, देखना बेटा यहां पर वायु की बहुत सारी परतें हैं। खूब क्या है यार, समझ रहे हो ना बात को। खूब की वायु की परतें हैं। अब देखो जऊं प्रकाश की किरण इंगे कहीं चाहिए वो से तो कोई बातें नहीं आए, क्योंकि सूर्य तक थोड़ी ना वायु की परतें हैं। पृथ्वी के कुछ भाग तक आगे तक परतें हैं वायु की, बाकी आगे तो वायु नहीं है। तो जहां से मान लो वायु आ जाती है तो जरा देखिएगा हमने अपवर्तन में क्या पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण ऐसे आई है और ऐसे आई तो इसे जाना चाहिए कैसे बेटा, ऐसे। लेकिन ये इसका अभिलंब तो ये बनेगा ना, तो ये अभिलंब से थोड़ा झुक जाएगी कि नहीं झुक जाएगी, बात को गौर करिएगा। फिर ये इसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यहां पर अभिलंब ये है, ये थोड़ा झुक जाएगा। क्या कहते हो फिर भाई, क्योंकि जैसे जैसे इधर आता जाता है तो माध्यम कैसा होता जा रहा है, सघन। तो बार बार ये प्रकाश की किरण कहां आ रही है, सघन में आ रही है ना, यानी कि बार बार अभिलंब की ओर झुकती जाएगी। तो कहने का मतलब फिर इस जगह आई तो अभिलंब क्या है, ये है। इसका मतलब इसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये हो जाती है ऐसे। इसका अभिलंब क्या है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यही ठान तो हम आँखिया लागी। समझ रहे हो ना बात को। तो बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, कंफर्म हो गई बात। तो यहां से ये नीचे होने पर भी हमें क्या हो गया, दिखाई दे गया कि नहीं, किसके कारण दिखाई दिया बेटा, बात समझ गए हो ना। क्योंकि माध्यम यहाँ क्या है, नीचे धरातल के समीप माध्यम क्या होता जाता है, सघन होता जाता है। तो प्रकाश की किरण जो उधर से चलती है वो बार बार अभिलंब की ओर झुकती जाती है। देखिए जरा इस कंडीशन से बनेगी कि नहीं बनेगी, आएगी। तो यहाँ की प्रकाश की किरण इस तरह घूम के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कंफर्म हो गई बात कि नहीं। अच्छा एक चीज और समझना, इसी से मैं एक बात और बता रहा हूं, बताऊं पक्का। जरा देखिए कि सूरज की दूरी यहां से देखने पर लगता है बहुत दूर है क्या, अरे वाकई वो बहुत दूर है, लेकिन उसके बाद भी उसकी वास्तविक दूरी से भी हमें अधिक दूर लगता है। क्यों लगता है, इसी के कारण लगता है ना यार। किसके कारण लगता है, इसी के कारण लगता है। मेरी बात को समझो कि अगर ये हमको डायरेक्ट सीधा दिखाई दे, इधर यहीं ध्यान दे लो, अगर ये सीधा यहीं से दिखाई दे गया होता हमको, हमारी आंख में आ गया होता, तो हमारे आंखी का कम चले परत, आंखी नहीं चलत, प्रकाश चलत है, समझ रहे हो ना। लेकिन ये दूरी कम है ना। अब अगर यह गली से आवा है प्रकाश, तब ज्यादा दूरी चल के नहीं आवा, तो ज्यादा दूरी चल के आवा का मतलब ज्यादा समय लगा इसे, आप समझ रहे हो ना बात। तो ज्यादा समय लगाई तो हमें क्या लगी कि दूरी है यार, नहीं समझ रहे हो बात। कोई अगर आने में ज्यादा समय लगाएगा तो हम क्या सोचेंगे, दूर होगा, जल्दी आ जाए, यहीं तैयार है यार, ना झूठ बोल, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जल्दी आ जाएगा तो क्या कहेंगे, यहीं तैयार है यार, ना झूठ बोल, बहुत दूर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन देर लगाएगा तो भले नहीं रह रहा है, हम क्या कहा, बहुत दूरी रहे यार, तो सही है ना। तो ये क्या कर देता है, अपवर्तन के कारण इसका जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है ना, यानी कि दूर की दूरी तय करना पड़ता है कि नहीं तय करना पड़ता है, बात समझ गए हो ना। तो इसी के कारण मैं सूर्य जरूर यहां बता रहा हूं, सूर्य दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके उदाहरण में ये आता है कि वायुयान
अगर ऊपर उड़ रहा है तो अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? अपवर्तन के कारण, क्योंकि यही कंडीशन उसमें भी लागू होती है। ऊपर उड़ रहा होता है, उसकी जो रास्ता होती है वो इसी तरह बदल जाती है। नहीं समझ पा रहे हो बात? कंफर्म हो गई बात? तो मैं आपको ये चीजें कल बताऊंगा। उदाहरण आप समझ गए हो। अगला उदाहरण क्या है? चौथे नंबर का उदाहरण ये है कि आसमान में उड़ते वायुयान की ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक दिखाई देती है। समझ हो ना? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। मैंने यहां समझा दिया है, जैसे यहां है वैसे वायुयान को बनाओगे वो मुड़ के आएगा। समझ हो ना? डायरेक्ट नहीं आएगा, वो मुड़ता हुआ आएगा इसी तरह। समझ हो ना? इसलिए हमें दूरी दिखाई देता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो आप इन चीजों को देखिएगा, नोट करिएगा और घर में एक बार वीडियो देखिएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देखना और आपको अच्छा लगा लाइक करिए। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कल्लू सर जी से पढ़ते जाना है। अगर आपको समझ आता है, बाकी ना तो आप लाइक करिए ना आप सब्सक्राइब करिए, सिर्फ मन लगा के पढ़िए, अपनी जिंदगी को बनाइए। बाकी कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं।